चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी रात की ठंडी हवाएं बंगले की खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। पूरा शहर जब गहरी नींद में डूबा होता था, तब उस आलीशान बंगले की दीवारों के पीछे जिंदगी कुछ और ही करवटें लेती थीं। वो बंगला शहर के सबसे अमीर और पुराने खानदान ठाकुर हवेली का था, और उस हवेली की रानी थी सेठानी चंद्रकांता। उम्र कोई 40 के आसपास, लेकिन हुस्न ऐसा कि जवानी भी शर्म से झुक जाए। कंधों तक लहराते बाल, तीखी आंखें और वो लचकता हुआ बदन, जैसे वक्त ने उसके आगे घुटने टेक दिए हों। शहर में उसकी खूबसूरती के किस्से हर कोने में फैले हुए थे, लेकिन साथ ही एक डर भी, एक रहस्य जो हर जुबान पर तो नहीं था, लेकिन हर आंख में छिपा हुआ था। चंद्रकांता के पति सेठ बलराज सालों से विदेश में कारोबार संभाल रहे थे। महीनों तक घर नहीं लौटते थे, और जब लौटते भी थे तो सिर्फ खानदान की प्रतिष्ठा बचाए रखने भर के लिए। उनके रिश्ते में अब ना प्यार था, ना अपनापन। सिर्फ एक खामोशी थी जो उस बड़े बंगले में गूंजती रहती थी। बंगले में नौकरों की कमी नहीं थी, पर टिकते कोई नहीं थे। हर कोई 2-4 महीने के बाद नौकरी छोड़कर चला जाता था। वजह पूछो तो बस एक ही जवाब, कुछ ठीक नहीं है इस घर में साहब। रातों को चैन नहीं मिलता। कुछ ने तो यहां तक कहा कि रात के तीसरे पहर किसी औरत के चीखने की, हंसने की और फिर फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, पर किसी ने कभी सीधा सामना नहीं किया। इन्हीं अफवाहों के बीच एक नया नौकर आया था। श्रवण, उम्र कोई 24-25, लंबा कद, साफ सुथरी शक्ल और सीधी आंखें। गांव से पहली बार शहर आया था, काम की तलाश में, और जैसे ही ठाकुर हवेली में जगह मिली, उसने बिना सोचे समझे हां कर दी। जब लोगों ने चेताया तो बस हंस दिया। भूत प्रेत सिर्फ कहानी में होते हैं, भूख लगी हो तो डर नहीं लगता। पहले दिन से ही श्रवण को कुछ अजीब लगा। पूरा घर जैसे एकदम शांत, लेकिन बोझिल नौकर कम थे, और हर कोई आंखें चुराकर चलता था। रसोई की बाई सुषमा किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, और जो भी थोड़ी बहुत बात करता वह एक ही बात दोहराता, सेठानी जी से काम के अलावा ज्यादा बातचीत मत करना। लेकिन श्रवण भोला था, या शायद ना समझ। जब पहली बार सेठानी चंद्रकांता ने उसे देखा तो कुछ देर तक बस देखती रही। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी शिकारी को नया शिकार मिला हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा था, नाम क्या है तुम्हारा? जी, श्रवण। ठीक है श्रवण, अब से तुम्हारा काम मेरी जरूरतों का ख्याल रखना होगा। उसकी आवाज में नमी थी, गहराई थी, और एक आदेश था जिसे टालने की हिम्मत श्रवण में नहीं थी। शाम होते होते श्रवण को समझ आ गया था कि यह नौकरी बाकी जगहों जैसी नहीं है। हर आदेश सीधे सेठानी की तरफ से आता था। बाकी नौकर उसे उसके कमरे के पास नहीं जाने देते थे, लेकिन हर दूसरे दिन सेठानी खुद बुलावा भेजती। एक शाम तो उसने बिना किसी बात के उसे ड्राइंग रूम में बुला लिया। हाथ में शराब का ग्लास था और बदन पर बस एक रेशमी साड़ी जो ज्यादा छुपा नहीं रही थी। तुम्हें डर तो नहीं लगता मुझसे? सेठानी ने पूछा। नहीं सेठानी जी, श्रवण ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। अच्छा है, क्योंकि इस घर में जो डरता है वो टिकता नहीं। श्रवण को समझ नहीं आया कि यह चेतावनी थी या खेल। उस रात पहली बार सेठानी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में महकता इत्र, धीमी रोशनी और एक अजीब सी गर्माहट थी। वो बिस्तर पर बैठी थी। श्रवण को एकटक देखती हुई फिर इशारे से पास बुलाया। मेरे पैरों में दर्द है, मालिश करोगे? उसने पूछा नहीं, बस आदेश दिया। श्रवण कांपते हाथों से पास गया और धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा। उसकी उंगलियों के छूते ही सेठानी की सांसें भारी होने लगीं। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह धीरे धीरे पीछे की तरफ लेट गई। कमरे की धीमी रोशनी में उसकी देह का हर कटाव और हर धड़कन साफ महसूस हो रही थी। उस पल में श्रवण को लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ जज्बात और जिस्म की खामोश जुबान चलती थी। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ श्रवण खुद को उस औरत की तरफ खींचता महसूस करता गया। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं थी, कुछ और भी था। एक खिंचाव,
एक अदृश्य डोर जो उसे बांधती जा रही थी। सेठानी अब उससे हर रात मिलने लगी, कभी उसके कमरे में, कभी लाइब्रेरी में, और कभी कभी तो हवेली के उस पुराने हिस्से में जहां बाकी नौकर जाने से भी डरते थे। लेकिन जैसे जैसे शारीरिक रिश्ता गहरा होता गया, श्रवण के दिल में बेचैनी भी बढ़ने लगी। रातों को जब सेठानी उसकी बाहों में होती थी, तब भी उसे ऐसा लगता जैसे वह अकेला है। उसकी आंखों में कभी कभी एक सूनापन झलकता था, जैसे वह किसी और की तलाश में है या किसी और की याद में डूबी हुई है। कई बार सेठानी नींद में बड़बड़ाती थी, कुछ नाम, कुछ आवाजें और कभी कभी डरावनी चीखें। एक रात जब श्रवण सेठानी के कमरे में पहुंचा तो वह वहां नहीं थी। वो पूरे बंगले में उसे ढूंढता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार वो उस पुराने स्टोर रूम में गया जहां कोई जाता नहीं था। वहां धूल जमी अलमारियों के बीच एक छोटी सी मेज पर एक चमड़े की बंधी हुई डायरी रखी थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह जानबूझकर रखी गई है। किसी के लिए, शायद श्रवण के लिए, उसने वो डायरी उठाई और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। डायरी में काले स्याही से लिखा था, मैं चंद्रकांता नहीं हूं, कम से कम अब नहीं। हर पन्ने के साथ श्रवण की आंखें चौड़ी होती गईं। उसमें चंद्रकांता की लिखावट में एक दूसरी जिंदगी की दास्तान थी। एक औरत जो अपने पति के बेरुखी से टूट चुकी थी, जिसने प्यार ढूंढा लेकिन हर बार धोखा खाया, और फिर एक दिन वो किसी तांत्रिक के पास गई थी जो आत्माओं से बात करता था। डायरी में लिखा था, मैंने उससे सिर्फ इतना मांगा था कि जो भी मुझसे एक बार प्यार करे वह कभी मुझे छोड़ ना सके, लेकिन उसने जो दिया वो कोई आशीर्वाद नहीं था, वो एक श्राप था। श्रवण के रोंगटे खड़े हो गए। वो पन्ने पलटता गया और हर पन्ने के साथ सच्चाई और भी डरावनी होती गई। लिखा था कि कई नौकर जो उससे करीब आए थे, कुछ महीनों के भीतर या तो पागल हो गए या बिना बताए भाग निकले। कुछ के तो आज तक कोई सुराग नहीं मिला। और फिर वह पन्ना आया जिस पर सिर्फ एक वाक्य था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। श्रवण की सांसें तेज हो गईं। उसने डायरी बंद की और दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, सामने सेठानी खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में अब कोई नमी नहीं थी। वो ठंडी थी, खाली थी। क्या पढ़ रहे थे? उसने पूछा। कि कुछ नहीं, स्टोर में एक पुरानी किताब मिली थी। श्रवण ने झूठ बोला। अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरी बाकी किताबें भी देखनी चाहिए। कहते हुए उसने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखा, जैसे किसी शिकारी ने शिकार को पकड़ लिया हो। वो पल ठहर सा गया था। श्रवण को पहली बार लगा कि वो सिर्फ एक जिस्म नहीं था, बल्कि किसी और ही खेल का हिस्सा बन चुका है। वो छुअन किसी आम औरत की नहीं थी। उस हाथ की पकड़ में एक ऐसा असर था जो श्रवण को जड़ से हिला देने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके सीने पर बैठ गया हो। लेकिन अगले ही पल सेठानी पीछे हट गई, मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी गहरे दर्द की कोख से जन्मी हो। तुम नहीं समझोगे? उसने धीमे से कहा और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वो खामोशी भारी थी। श्रवण कुछ बोल नहीं सका। तभी अचानक सेठानी की आंखें बंद हो गईं और अगले ही पल जैसे पूरा कमरा बदल गया। चारों ओर की दीवारें धुंधली होने लगीं। श्रवण ने आंखें मिचमिचाकर देखा और सामने अब वही कमरा था, लेकिन सन 1979 का एक पुराना कॉलेज जैसा माहौल, एक सादगी भरी लड़की, दो छोटी सफेद सलवार कुर्ता और आंखों में मासूम सपने। वो चंद्रकांता थी, जवान, खिली खिली और दुनिया से बेखबर। श्रवण अब मूक दर्शक था। किसी फिल्म की तरह चंद्रकांता की कॉलेज की जिंदगी बेहद सीधी साधी थी। किताबें, दोस्त और वो एक लड़का, रणविजय, शहर के नामी सुनार का बेटा, पढ़ाई में होशियार और लड़कियों का दिल जीतने में माहिर। रणविजय ने पहले तो दोस्ती की, फिर फूल दिए। चुपचाप लंच बॉक्स से परांठे चुराए और एक दिन उस पुराने मंदिर के पीछे जाकर चंद्रकांता से बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। चंद्रकांता की आंखें चमक उठी थीं। मैं उस दिन वो पहली बार किसी ने उसे इतनी खूबसूरती से देखा था, बिना किसी लालच के। उसे लगा यही उसका सपना है।
यही उसका जीवन साथी होगा। कुछ महीनों तक सब वैसा ही चला जैसा किसी फिल्म की कहानी में होता है। लेकिन फिर एक रात होली की पार्टी में रणविजय ने उसे एक गिलास पानी दिया। उसमें कुछ था। चंद्रकांता को होश नहीं रहा। जब आंखें खुली तो वह किसी अजनबी कमरे में थीं और उसके कपड़े अस्त व्यस्त। शरीर पर नाखूनों के निशान थे और आत्मा पर विश्वासघात का जख्म। चंद्रकांता रोते रोते रणविजय को फोन किया। उसने फोन उठाया भी नहीं। अगले दिन कॉलेज में सबकी हंसी का निशाना वो थी, सेठ की बहू बनने चली थी। अब तो वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक लड़की ने कहा। चंद्रकांता टूट गई थी उस दिन, जिस्म से नहीं, आत्मा से। वो भागी शहर छोड़ दिया। कई महीने तक किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। पर जब लौटी तो कुछ और बन चुकी थी। उसने खुद को बदल डाला। कपड़े, चाल, आंखों की भाषा, सब कुछ। अब उसकी मुस्कुराहट में दर्द नहीं था, आग थी। उसने पहली बार खुद से कहा था, अगर इस दुनिया में प्यार सिर्फ एक खेल है तो अब मैं भी खेल खेलूंगी। लेकिन अपने नियमों से वह शहर के एक अमीर ब्रोकर की नजर में आई। उसने उसे सेठ जी से मिलवाया और फिर शादी हुई। सबको लगा चंद्रकांता अब रईस बन गई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह अब बदले की आग से जलती औरत थी, जिसने कसम खाई थी कि हर उस मर्द को तोड़ेगी जो औरत को सिर्फ जिस्म समझता है। सेठ जी को भी यही लगा कि उसने एक जवान, सुंदर और आज्ञाकारी बीवी पाई है। लेकिन सेठ को यह नहीं पता था कि वो सिर्फ उसकी औकात देख रही है और उसकी हर कमजोरी का हिसाब रख रही है। वो जब भी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता, चंद्रकांता अकेली नहीं रहती थी। वो तलाशती थी ऐसे मर्द जो अपने अहंकार में खुद को खुदा समझते थे और फिर उन्हें आईना दिखाती थी। अपने ही अंदाज में कुछ को प्यार का दिखावा करके लुभाती, फिर एक एक कर उन्हें उनकी औकात याद दिलाती। किसी का करियर खत्म किया, किसी की शादी तोड़ी और कुछ ऐसे भी थे जो कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन सेठानी की इन सारी बातों के बावजूद श्रवण को फिर भी उसकी बाहें चाहिए थीं। श्रवण अब पूरी तरह से सेठानी की हवस में डूब चुका था। हर रात वो उसके कमरे में जाता, लेकिन अब उस रिश्ते में सिर्फ शरीर नहीं था, कोई और चीज भी थी, कुछ ऐसा जो नजरों से परे था। श्रवण की आंखों में अब उलझन थी, उसके सवाल, उसके स्पर्श में घबराहट थी और सबसे ज्यादा उसके दिल में अब एक बेचैनी घर कर गई थी। वो जानता था कि सेठानी में कुछ तो ऐसा है जो आम नहीं। वो औरत जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमयी। उसकी मुस्कुराहट में कुछ छुपा था और उसकी खामोशी में जैसे कोई चीख दबा दी गई थी। एक रात जब सब सो चुके थे, श्रवण ने धीरे से अपनी अलमारी से वह पुरानी डायरी निकाली जो पिछली बार उसने लाइब्रेरी की धूल भरी दराज से पाई थी। कुछ पन्नों में सिर्फ तारीखें थीं, पर एक पन्ना ऐसा था जो अब तक अधूरा था। 25 मार्च आज फिर उसे देखा। वही परछाई, वही ठंडी सांस। लगता है वह लौटा है शायद मुझे लेने। लेकिन नहीं, मैं अब किसी की नहीं रही। मैं अब खुद का ही प्रतिशोध हूं। श्रवण का शरीर सिहर गया। क्या सेठानी को कोई भूत सताता है, या यह उसका अपना अतीत है जो अब उसका पीछा करता है? अगली सुबह श्रवण ने नजरें मिलाकर सेठानी से कहा, आपको कुछ परेशान कर रहा है ना? मैं देख सकता हूं, आप रातों को सोती नहीं हैं। सेठानी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैं ठीक हूं श्रवण, उसने कहा, पर तुम नहीं समझोगे। आप चाहे तो मुझे बता सकती हैं। शायद आप बदलना चाहती हैं। सेठानी की आंखों में जैसे कोई तूफान आ गया हो। उसने धीरे से अपना हाथ श्रवण की हथेली पर रखा, फिर बोली, तुम मुझे बदलना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं क्या बन चुकी हूं? मैं जानना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो, श्रवण ने धीरे से कहा। सेठानी ने उसे देखती रही और फिर एक लंबा थका हुआ सांस लेकर बोली, ठीक है, आज रात छत पर मिलो, सब कुछ बताऊंगी। श्रवण को समझ नहीं आया कि यह आम निमंत्रण है या कोई चेतावनी, लेकिन वो तैयार था। रात को 12 बजे वो छत पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक लालटेन टिमटिमा रही थी। सेठानी सफेद साड़ी में खड़ी थी, बाल खोले, आंखों में कोई अजनबी सी चमक। तुमने पूछा था कि मैं कौन हूं, उसने कहा, तो सुनो। वो उसकी ओर धीरे धीरे आई और उसके कान में फुसफुसाई, मैं वो औरत हूं जिसे प्यार ने मारा और फिर हवस ने जलाया।
अचानक एक तेज झोंका आया और उसके पीछे दीवार पर एक परछाई उभरी। श्रवण चौंक गया। वो परछाई इंसानी थी, लेकिन उसकी गर्दन झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे फांसी दी हो। वो मेरा प्रेमी था, जिसने मुझसे शादी का वादा किया और फिर खुद को मार लिया। लेकिन मरने से पहले वो मेरे साथ जो कर गया, वो मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से जुड़ गया। श्रवण के गले से आवाज नहीं निकली। अब वो लौट आया है, सेठानी ने धीरे से कहा। वो चाहता है कि मैं तुम्हें उसके जैसा बना दूं। क्या मतलब? श्रवण ने कांपते हुए पूछा। मतलब यह कि मैं तुम्हें उसके जैसा मरता हुआ देखना चाहती हूं, ताकि वह चैन से सो सके। श्रवण को अब महसूस होने लगा था कि हवेली में सिर्फ हवस का खेल नहीं चल रहा था, बल्कि कुछ बहुत गहरे रहस्य भी छुपे थे। जिस रात सेठानी ने उसे अपनी ओर खींच लिया था, उसके बाद से उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। वह सोचने लगा कि क्या वह सही रास्ते पर है या फिर खुद को एक खतरनाक जाल में फंसा रहा है। वह अब सिर्फ शरीर की भूख नहीं देख रहा था, उसे सेठानी की आत्मा के उस अंधेरे पक्ष का भी पता लगाना था, जो धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उसने फैसला किया कि अब उसे कुछ कदम और बढ़ाने होंगे। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह उस रहस्यमय अंधेरे की परतें खोल सके। श्रवण ने हवेली के भीतर और बाहर दोनों जगह जांच शुरू की। वह सबसे पहले उन पुरानी फाइलों को खंगालने लगा जिनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकती थी। इन फाइलों में कई तरह के दस्तावेज, पुराने अखबारों की कतरनें और कुछ अनजानी तस्वीरें थीं। इनमें से एक अखबार की कतरन ने उसका ध्यान खींचा। सेठानी का नाम फिर से चर्चा में, एक और मर्डर केस, यह शीर्षक था। अखबार में लिखा था कि सेठानी के बंगले के पास एक और पुरुष की लाश मिली थी, जो पिछले कुछ वर्षों में तीसरी बार ऐसा हुआ था। लेख में यह भी था कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था, लेकिन गवाहों का कहना था कि वह पुरुष सेठानी के साथ अक्सर देखा जाता था। श्रवण की अंगुलियां कतरन पर रुक गईं। उसने इस बारे में पहले सुना था, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब यह सभी सुराग उसे एक नई दिशा में ले जा रहे थे। उसने और भी कतरनें पलटीं और देखा कि पिछले कुछ सालों में और भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें सेठानी का नाम अजीब ढंग से जुड़ा हुआ था। हर मामले में एक ही पैटर्न था। हर मर्डर के बाद सेठानी का नाम उछलता, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता था। श्रवण ने तय किया कि अब वह सिर्फ फाइलों से नहीं, बल्कि हवेली के पुराने नौकरों और गांव के बुजुर्गों से भी बात करेगा। एक दिन जब हवेली के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, उसने पुराने नौकर की तलाश की जो कुछ समय पहले हवेली छोड़कर चला गया था। यह नौकर बहुत ही बुजुर्ग था और वह गांव के बाहर एक छोटे से घर में रहता था। श्रवण उसे मिलने गया और उसे अपने सवालों से घेर लिया। क्या आप जानते हैं कि सेठानी के बारे में क्या चल रहा है? श्रवण ने पूछा। नौकर ने गहरी सांस ली, जैसे किसी खतरनाक राज को उजागर करने से पहले कुछ सोच रहा हो। बाबूजी, जो आप पूछ रहे हैं वह आसान नहीं है। कई साल पहले जब मैं वहां काम करता था, तब भी कई बार उस हवेली में अजीब घटनाएं घट चुकी थीं। लेकिन यह सब सिर्फ कहानी नहीं है, यह सच है। सेठानी के बारे में जो लोग कहते थे, उसे सुनकर तो लगता था जैसे वह किसी राक्षस की तरह है। लेकिन एक बात सच है, वह कभी अकेली नहीं रहती। उसके आसपास एक अंधेरे साये होते हैं जो हमेशा उसका पीछा करता है। साया? श्रवण ने चौंकते हुए पूछा। नौकर ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोला, वो साया कोई और नहीं, उसका पुराना प्रेमी था। एक दिन वह मर गया, लेकिन उसकी परछाई अब भी उसके साथ है, और जब तक वह जीवित रहती है तब तक उस साये का असर उस पर बना रहेगा। श्रवण अब तक इस अंधेरे जाल में पूरी तरह फंसा हुआ था। वह जानता था कि वह सिर्फ सेठानी के जाल में फंसा नहीं था, बल्कि उसके बाद कुछ और भी था। एक सच्चाई जो उसे पूरी दुनिया से अलग कर देती थी। हवस का खेल सिर्फ एक बाहरी परत था, असली खेल कहीं और चल रहा था। एक गहरी आत्मा की भूख, एक अंधेरे रहस्य था जिसे सेठानी ने वर्षों तक छुपाए रखा था। वह जो कुछ भी करता, सेठानी की परछाई हमेशा उसके साथ थी।
जैसे उसका हर कदम उसके अंधेरे अतीत की ओर खींचता चला जाता। अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल उसकी आत्मा की भूख को संतुष्ट करने का तरीका था, लेकिन फिर भी कुछ था जो श्रवण को अजीब लगता था। तुम तो बस एक प्यादा हो, सेठानी ने एक रात उसे गहरी मुस्कान के साथ कहा। तुम मेरे खेल का हिस्सा हो, लेकिन कभी भी इसका हिस्सा नहीं बन सकते। श्रवण की आंखों में आक्रोश और भ्रम था। क्या तुम मुझे इस खेल का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही हो? सेठानी ने हंसते हुए सिर झुका लिया। नहीं प्यारे, तुम अब तक सिर्फ एक मोहरे की तरह रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम मेरी पूरी साजिश समझ सको। श्रवण का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह यह सब सुनकर अब तक की सभी घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि सेठानी ने सिर्फ उसे अपनी हवस का शिकार नहीं बनाया था, बल्कि उसे अपने खेल में घसीट लिया था। वह एक लंबी खतरनाक चाल चल रही थी और वह अब समझ चुका था कि उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं था। तुमने मेरे साथ खेल खेला है सेठानी, उसने आवाज में कठोरता लाते हुए कहा, लेकिन मैं अब इसे नहीं सह सकता। श्रवण का मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वह जानता था कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए उस अंधेरे जाल में फंस जाएगी। उसने यह ठान लिया कि अब वह केवल सेठानी के बंधन से मुक्ति नहीं पाएगा, बल्कि उसकी पूरी साजिश को बेनकाब करेगा। एक दिन जब हवेली में सब लोग अपनी अपनी चीजों में व्यस्त थे, श्रवण ने अपनी योजना बनाना शुरू किया। वह धीरे धीरे उन सभी दस्तावेजों और सुरागों को इकट्ठा कर रहा था जिन्हें वह अब तक इग्नोर करता आया था। वह जानता था कि वह सेठानी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा सकता, लेकिन अगर वह उस अंधेरे रहस्य को उजागर कर सका तो सब कुछ बदल सकता था। वह पुराने नौकरों और गांव के बुजुर्गों से भी मिल रहा था ताकि वह उनके अनुभवों से कुछ और जानकारी हासिल कर सके। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे एक खौफनाक किस्सा सुनाया। तुम्हें पता है, वह केवल एक राक्षस नहीं है, वह एक पुराने तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। वह हर बार नए शिकार की तलाश करती है ताकि वह अपनी आत्मा की भूख को शांत कर सके। श्रवण ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि यह सब सिर्फ हवस का खेल नहीं है? नहीं बेटा, बुजुर्ग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। यह एक आत्मा की भूख है जो बिना किसी सीमा के बढ़ती जा रही है। वह अब तक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर शख्स को खत्म कर देती है, लेकिन उसके पीछे एक और शक्ति है जो उसकी मदद करती है। श्रवण के दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि सेठानी ने उसे सिर्फ एक शिकार की तरह इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वह खुद भी एक बड़ा हिस्सा थी उस अंधेरे खेल का। वह अब उस खेल में शामिल था और इसका कोई हल नहीं था। अब श्रवण को समझ में आ गया कि उसे क्या करना होगा। वह किसी भी कीमत पर उस रहस्य को बेनकाब करेगा। वह जानता था कि सेठानी उसकी मानसिकता को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन उसके भीतर अब एक नया साहस था। उसने ठान लिया कि वह उसका सामना करेगा और उसके खेल को खत्म करेगा। अब तुमसे नहीं डरता सेठानी, उसने खुद से कहा। मैं तुम्हारे जाल से बाहर निकलने वाला हूं और तुम्हारा सच सबको बताने वाला हूं। श्रवण ने अपनी योजना को पूरा किया। उसने हवेली में एक जगह पर सब कुछ छुपा दिया ताकि जब वह सेठानी को बेनकाब करेगा तो उसके पास वह सबूत हो जो वह जरूरत पड़े। उसने हवेली के अंदर जाने के बाद सेठानी को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचाया जहां उसे पूरा सच्चाई का सामना करना होगा। श्रवण ने अपनी योजनाओं को पूरी तरह से अमल में लाने की ठानी थी। उसे अब समझ में आ गया था कि सेठानी का असल मकसद केवल हवस नहीं थी, बल्कि उस अंधेरे खेल का हिस्सा बनाना था जो उसे अपनी आत्मा की भूख को शांत करने के लिए दूसरों के जीवन को खत्म करने पर मजबूर कर देता था। लेकिन अब वह खुद से ज्यादा अपनी आत्मा को बचाने के लिए तैयार था। वह अब तक जितना भी सोचता था वह सब गलत था। वह हमेशा इस गलतफहमी में था कि सेठानी की हवस सिर्फ शरीर तक सीमित थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया कि वह एक और गहरी और भयावह साजिश का हिस्सा थी, हवस। उसका शिकार सब कुछ एक नाटक था जिसमें वह अपने असली उद्देश्य को पूरा करती थी, दूसरों के जज्बातों को तोड़कर और उनके आत्मविश्वास को नष्ट करके अपनी शक्ति बढ़ाने का खेल। श्रवण ने अपनी योजना को पूरी तरह से तैयार कर लिया था।
अब वह जानता था कि सेठानी की असली ताकत उसकी मासूमियत और दीनहीन दिखने वाली भूमिका में छुपी थी। जब वह रात के समय हवेली में अपने शिकार की तलाश करती थी तो यही सब कुछ केवल उसके अपने निजी शिकार को आकर्षित करने के लिए था। उसकी और नियति की पुकार केवल एक छलावा थी, लेकिन असल खेल उस तक नहीं रुकता था। सेठानी ने जितनी भी जिंदगियां खत्म की थीं, उनमें से हर एक की मौत का एक कारण था, और वह कारण कभी भी हवस नहीं था। वह एक काले जादू की शक्ति का इस्तेमाल करती थी, जिसे उसके अतीत में किसी ने सिखाया था। भूत प्रेत, आत्माएं और ना जाने क्या क्या, यह सब केवल एक धोखा था जो उसने लोगों को अपनी हवस की आड़ में दिखाया। श्रवण ने उस एक रात सेठानी के सारे खेल को नष्ट करने का ठान लिया था। वह जानता था कि उसे एक झटका देना होगा, जिससे उसकी सारी ताकत और उसके सारे राज बेनकाब हो जाए। उसने हवेली के अंदर एक ऐसे वक्त का इंतजार किया जब सब सो रहे थे और सेठानी अकेली अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए तैयार थी। श्रवण ने अपनी योजना में कामयाबी हासिल की। वह हवेली में पहले से ही छिप कर बैठा था और सेठानी के शिकार का इंतजार कर रहा था। जब सेठानी ने उसे देखा तो उसकी आंखों में वह चमक थी जो हमेशा उसकी हवस और लालच का प्रतीक होती थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर वही झूठी मासूमियत के साथ उससे बोली, तुम क्यों नहीं मुझे पूरी तरह से समझ पाते? श्रवण ने शांति से उसे जवाब दिया, तुमने मुझे अब तक अपना शिकार बनाया है, लेकिन मैं अब तुम्हें बेनकाब करूंगा। तुम जितनी देर तक मुझे यह दिखाती रहोगी कि तुम महज एक शिकार हो, उतनी देर तक मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा बनता रहूंगा। सेठानी की आंखों में एक घृणा थी, लेकिन वह शांत रही। तुम नहीं समझ सकते श्रवण, उसने कहा, यह सब सिर्फ एक खेल है जिसमें मैं जीत रही हूं। तुम क्या कर लोगे? श्रवण ने उसके शब्दों को काटते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास कोई भूत प्रेत नहीं है, ना कोई जादू। तुम बस लोगों को डराकर अपनी हवस को पूरा करती हो और फिर उन्हें मार डालती हो। यही है तुम्हारा खेल। तुमने यह सब कुछ छुपाया हुआ है, लेकिन अब मैं इसे सबके सामने लाऊंगा। साथ ही उसने उन सबूतों को सामने रखा जो उसने उस दिन पुरानी फाइलों, अखबारों और बुजुर्गों से जुटाए थे। सब कुछ साफ था। हर शिकार, हर रात, हर हत्या एक जाल था जिसे सेठानी ने बिछाया था, लेकिन अब वह जाल उसके सिर पर था और वह खुद को इससे बाहर नहीं निकाल सकती थी। श्रवण ने उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। उसने हवेली के पूरे रिकॉर्ड्स, उसके पिछले शिकारों की लिस्ट और सभी बातें सामने रख दी। सेठानी ने अब अपने सारे झूठ को नकारते हुए भी उसे चुनौती दी। तुम सिर्फ एक प्यादा थे श्रवण। तुम हमेशा मेरी चालों में फंसे रहोगे। तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन अब श्रवण को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि यह सब केवल छलावा था और सेठानी का खेल अब खत्म हो चुका था। वह जानता था कि अब उसे केवल एक ही काम करना था, सेठानी को उसके खेल की सजा दिलवाना। अंत में वह सेठानी को उसके खुद के खेल में हराता है और उसकी सारी चालें और हत्याएं दुनिया के सामने आ जाती हैं। वह न सिर्फ उसके जाल से बाहर निकलता है, बल्कि उसके सच्चे चेहरे को उजागर भी करता है। सेठानी की हवस और खेल अब अंततः समाप्त हो जाते हैं। श्रवण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी अपनी ताकत और इरादे पर शक नहीं करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह केवल एक सामान्य नौकर था, जिसका कोई खास प्रभावशाली इतिहास या ताकत नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने इरादों और दृढ़ संकल्प के साथ न सिर्फ सेठानी के जाल को तोड़ा, बल्कि उसके सारे झूठ और छल को दुनिया के सामने भी रखा। यह दिखाता है कि एक साधारण व्यक्ति, जिसे अक्सर उपेक्षित किया जाता है, भी अपनी मेहनत और समझदारी से बड़ी बड़ी ताकतों को हरा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि अगर हम अपने अंदर आत्मविश्वास और सही दिशा में संघर्ष करें, तो हम किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक साधारण नौकर अपनी मेहनत और साहस से दुनिया को हिला सकता है, तो हम भी अपनी मेहनत से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं।